जनवरी 2024 की जो सीरीज़ है उसके अंदर में हमें एक स्टॉक और दिख रहा है जो कि हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। एलाइड डिजिटल सर्विसेज नाम से है, एडीएसएल इसका जो है शॉर्ट कोड है एनएसई का। अब यहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 146 रुपीज़ का चल रहा है और बुक वैल्यू 101 की है। सो पीबी रेशियो फेवरेबल है, काफ़ी अच्छे से फेवरेबल है। पी रेशियो जो है 16.5 का है, सो इतना भी फेवरेबल नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है अभी जिस हिसाब से स्टॉक के प्राइसेस चल रहे हैं। अब यहाँ पे स्टॉक में आगे बढ़ने से पहले जो सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है वो है इसका जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, ताकि चार्ट अगर फेवरेबल दिखता है, हमें बाइंग आती हुई दिखती है, तो उसके बाद में फिर हम आगे चर्चा करते हैं उसके ऊपर में, राइट। तो अब इसके चार्ट को अगर हम लोग ढंग से देखते हैं, सो हमने इसके ऊपर पहले भी रिकमेंडेशन ही बोलूँगा, ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च कर रखी थी जब ये 100 के आसपास में था, तो अभी काफ़ी 50% के आसपास में ऊपर में चल रहा है। अभी फिर से इसने शॉर्ट टर्म के अंदर में फ्लैग एंड पैटर्न बना के ऊपर जाना चालू किया है, तो अगेन इसके अंदर में एक जो पहले नहीं मतलब इसके अंदर रिसर्च कर पाए हैं वो अभी कर सकते हैं अपने हिसाब से रिसर्च, हम थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देते हैं उसी चीज़ में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख पाएँगे कि ये फ्लैग एंड पैटर्न तो दिख ही रहा है, जिसको अगर हम लोग अगर कई भाई अपने जो नए हैं उनको थोड़ी-सी दिक्कत ना हो समझने में। जैसे कि ये ऊपर गया, उसके बाद में ये नीचे आया, तो ये अब वापस से ब्रेकआउट की तरफ में सिचुएशन जा रही है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया यार? मतलब ये यहाँ से ऊपर गया और ये नीचे आना स्टार्ट हुआ और वापस इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट जो है ये शॉर्ट टर्म के अंदर में है, बट ये फ्लैग एंड पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे अपने को साफ-साफ क्लियरली दिख रहा है, वो भी हाई वॉल्यूम्स के साथ में। बहुत सारे एंटर कर रहे हैं यहाँ पे नए बायर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखते हैं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे हाई बनाया था, उसके बाद में इसने ये डाउनफॉल अच्छा खासा दिया, फिर यहाँ पर इसने वापस से कंसोलिडेट किया एंड अगेन ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में वापस रीटेस्ट के लिए आया इसी लेवल पे जो कि एक शॉर्ट टर्म का जहाँ पे कंसोलिडेशन था। रीटेस्ट होने के बाद में वापस अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि अब स्टॉक और ऊपर की नई ऊंचाइयां छू सकता है, जो कि पहले की ऊंचाइयां थी उनको भी पार कर सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे मतलब टेक्निकली हमें दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर में अच्छी खासी बाइंग आ रही है। अब रीजन पता करते हैं कि क्यों आ रही है या फिर फंडामेंटल्स उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस बाइंग को। अब यहाँ पे आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 808 करोड़ है, सो कि एसएमई मतलब सॉरी स्मॉल कैप कंपनी है। सो स्मॉल कैप कंपनी में जो मूव्स आते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। दूसरी चीज़, कंपनी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सो आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर फिलहाल में बहुत अच्छे खासे यहाँ पर मूवमेंट्स आ रहे हैं। साथ में कंपनी ने अपना जो नया एआई के साथ में डेवलपमेंट किया है, जिसमें कंपनी ने बैंक्स के लिए अपना एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है फिनो एलाइड नाम से, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल वे में जो बैंक्स काम करती हैं छोटी मोटी लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल के ऊपर में, उनको ये बहुत बड़ी सहायता कर सकता है अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए। सो एक फ्यूचर के अंदर में ये एक कंपनी का रेवेन्यू सोर्स बन सकता है, वो भी फिक्स काइंड ऑफ रेवेन्यू सोर्स। तो नए क्लाइंट्स भी एक्विजिशन में कंपनी की मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो इंडिया से तो हो ही रहा है, साथ में यूएस से हो रहा है, यूके से इतना नहीं हो रहा। तो यूएस और इंडिया से मेनली हो रहा है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो 85% जो सेल हो रही है वो टॉप 5 कस्टमर से ही हो रही है। तो अगर एक कस्टमर भी कहीं पीछे कल को हाथ फेर लेता है तो कंपनी को बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है और ये भी टेंडर बेस्ड है, मतलब इनको रिन्यू करवाना पड़ता है टेंडर। अगर कंपनी को कोई दूसरा कस्टम मतलब सस्ते में सर्विस देने को तैयार हो जाता है तो कंपनी उसके पास में जा सकती है, मतलब ये जो कस्टमर्स हैं इसके। बट ऐसे चांसेस कम होते हैं क्योंकि कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर कोई पर्टिकुलरली कंपनी संभाल रही है, जैसे मान लीजिए कोई ए कंपनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करेंगे। अब बी कंपनी अगर वो संभाल रही है तो ए कंपनी बी कंपनी को इतना जल्दी निकालती नहीं है जब तक कि उसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम ना हो रही हो, राइट। इतना जल्दी कोई कस्टमर बदलता नहीं है। सो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि पूरा 85% सेल ही सिर्फ पाँच का टॉप 5 कस्टमर से आना, दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट और ये रहेगा। अब यहाँ पे कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी क्या करती है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में काम करती हैं, मतलब जो पेपर वर्क के थ्रू काम करती हैं, तो उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि उनका काम भी फास्ट हो और वर्कफोर्स को भी कम रखना पड़े। और आजकल जो एआई की जो मदद हो रही है, जिसको एआई को हर बिजनेस इंक्लूड करना चाह रहा है, तो उस चीज़ में भी ये कंपनी उन कंपनियों की जो ट्रेडिशनल वे में काम कर रही है उनकी मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है जो कि टेक्सटाइल मार्केट के अंदर में है, मान लीजिए वो ब्रांडेड जीन्स बनाती है। अब ब्रांडेड चीज़ बनाती है तो उसकी अलग-अलग लोकेशंस होंगी जिनके ऊपर उनकी वेयर हाउसेज़ होंगे। बाद में उनको रिटेल के पास में पहुँचाना पड़ता है। रिटेल से बाद में जो वापस पैसा आता है, तो ये जो लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाओगे, फ़ोन कर के आपको अगर पूरा का पूरा मैनेज करना पड़ेगा, तो वो बहुत हेक्टिक है। अब इस पूरे के पूरे चीज़ को डिजिटलाइज़ करना कि कोई भी एक बंदे को मतलब एक ऑफ़िस बना दिया, वहाँ से पूरा का पूरा ऑपरेशंस को देखना और पूरा मैनेज करना, पूरा किस तरीके से वर्क फ्लो कर रहा है, डिजिटली काम हो पूरा का पूरा। वो
पूरे बिजनेस को पूरा सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करती है, पूरा डिजिटल करने के अंदर में हेल्प करती है, वो ये कंपनी काम करती है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर में अभी भी बहुत स्कोप बचा हुआ है इसके लिए। और एआई की तरफ मैं जा रहा हूँ तो एआई की सर्विसेज भी ये कंपनी अपने जो बिजनेस है उसके अंदर में इंक्लूड कर चुकी है, क्योंकि आईटी सर्विसेज जो कंपनी देती हैं वही आगे चल के एआई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर एलाइड सर्विसेज। आज के दिन स्मॉल कैप है तो ये भी अच्छा है कि इसके पास में स्कोप बहुत बड़ा है और पी भी अच्छे खासे में, क्योंकि अगर आप दूसरी आईटी सर्विसेज का जो अगर पी चेक करेंगे जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स में है, जैसे कि टाटा तो एक काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है, स्टिल अगर उसका पी देखेंगे तो 68 का, परसिस्टेंट सिस्टम का देखेंगे 56 का, और इंडस्ट्री का पी 40 का है, 40 का चल रहा है, और ये कंपनी 16 के पी भी काम कर रही है अभी भी। सो इसके बाद में काफ़ी बड़ा स्कोप आज के दिन में बचा हुआ है। अब यहाँ पे अगर कंपनी के क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं तो अगर सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले सितंबर के मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज़ है। जून की बात करेंगे तो जून के मुकाबले भी इंक्रीज़ है, मार्च के मुकाबले इंक्रीज़ है, दिसंबर के मुकाबले इंक्रीज़ है। सो कंपनी के सेल जो है कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में इंक्रीज़ होती हुई मतलब देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आपको एक हिकअप देखने को मिलेगा डाउनलाइन वैल्यूज़ के अंदर में कि यहाँ पे 37 करोड़ का, तो ये एक अदर इनकम मतलब एक कोई एक्सेप्शनल नुकसान जो कंपनी को कभी-कभी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को है, हर बार नहीं होता है, राइट? इसीलिए अगर ये एक्सेप्शनल नुकसान की वजह से तो कंपनी को यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। बट उस एक्सेप्शनल नुकसान को अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये फ्यूचर के अंदर में चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल नुकसान कभी-कभी हो जाता है। जैसे आप लेके पाएँगे कि यहाँ पे एक्सेप्शनल नुकसान कहीं पे हुआ नहीं है, ये एक बार हुआ है यहाँ पर। तो ये हर बार नहीं होता, एक्सेप्शन का मतलब ये है कि कभी-कभी, कभी-कभार किस्मत ही खराब हो, फूटी हो तो फिर हो ही जाता है। राइट। तो अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के पास में और कोई पॉजिटिव रीजंस आज के दिन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो रिजर्व्स अगर देखेंगे, रिजर्व्स कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स अगर बात करेंगे तो बोरोइंग्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली घट रही थी, बट रिसेंटली कंपनी ने बोरोइंग्स यहाँ पे बढ़ाई है। आपको बोरोइंग क्यों बढ़ाई है उसके पीछे में अगर रीजन देखेंगे यहाँ पे, तो कंपनी ने एक तो यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ाई है अपनी, कि कंपनी की इन्वेंट्री अच्छी खासी बढ़ी है। दूसरे अगर देखेंगे तो कैश इक्विवेलेंट, कंपनी ने जो पैसा लोन में लिया है वो कैश में पड़ा हुआ है कंपनी के पास में। सो कंपनी ने अभी तक वो पैसा लगाया नहीं है, रखा हुआ है। कंपनी फ्यूचर में लगा सकती है। आई थिंक कंपनी अपने आप को जो एक्सपेंड करना चाह रही है उसमें लगाना चाह रही है। कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाती है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो अपनी इस कंपनी को प्रॉफिट देने देने वाले होते हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ अगेन। अब अगर कंपनी के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में जाते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है कि कंपनी का जो प्रमोटर्स थे वो स्टॉक बढ़ा रहे थे, अपने स्टेक बढ़ा रहे थे ये सितंबर 2022 तक। उसके बाद में जो इन्होंने जो अपना स्टेक है वो धीरे-धीरे कम करना चालू कर दिया, बट इतना भी कम नहीं किया है। अगर आप हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो पिछले 1 साल में कंपनी जो है अपना स्टेक 0.50 से कम कर चुकी है। मतलब 0.50% जो स्टेक है वो बेच चुकी है यहाँ पे। प्रमोटर्स जो हैं वो स्टेक बेच चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम चार्ट के अंदर में समझने की कोशिश करते हैं अगर सितंबर 2022 से, तो वो ये वाला फेज़ है। यहाँ से कंपनी ने स्टेक बेचना चालू किया और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ बूम आना चालू हुआ है। सो यहाँ पे रिसेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये जो फ़ेज़ है, इस फ़ेज़ में कंपनी ने यहाँ पर स्टेक को बेचा है। इस फ़ेज़ के बाद में ये वाला फ़ेज़ आया है और इस फ़ेज़ के बाद में अब ऊपर की तरफ में जाना चालू कर रहा है। सो एक बूम पीरियड। सो यहाँ पर इस प्रमोटर वाली जो फीलिंग है, जो प्रमोटर वाला जो ये जो चीज़ है कि प्रमोटर्स खुद इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं इसके अंदर में, इसी वजह से सिर्फ हम 4 टेक्निकलिटी मतलब टेक्निकल रीज़न्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए, दूसरा कंपनी के जो जो फाइनेंशियल्स हैं, जो सुधर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कंपनी के अंदर में हम बेट ले सकते हैं। इसीलिए हम जनवरी सीरीज़ में इसको इंक्लूड कर रहे हैं, बट विद स्टॉप लॉस हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ प्रमोटर्स अगर इंटरेस्ट हमको लेते हुए फिर भी नहीं देखते हैं, अगर लेटेस्ट जो क्वार्टर आएगा अगर उसमें भी हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ते हुए या फिर एफआईडीआईज़ की होल्डिंग बढ़ते हुए नहीं दिखती है, तो फिर हम ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस कंपनी के अंदर में, स्टॉक के अंदर में रखना पड़ेगा और वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस लेवल को अगर ये तोड़ता है, जो कि 105 का जो लेवल है, अगर इस लेवल को ये तोड़ता है तो फिर इसके और नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं। सो इसके अंदर में अगर आप पोजीशन बनाते भी हैं तो पोर्टफोलियो ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक में 4% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए अपने कैपिटल का। दूसरा, इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली ये 105 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लेके चलना है। अगर उससे नीचे जाता है तो चांसेस हैं कि और नीचे जा सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। स्टिल वी आर यूजिंग मतलब इंक्लूडिंग दिस बिकॉज हमें इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल दिख रहा है। सो वी आर इंक्लूडिंग दिस इन जनवरी 24 सीरीज। एंड फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।